हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की संपूर्ण जानकारी, यानी कि संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, राइट। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो है एसएससी सीजीएल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। तो जो भी एसएससी के एस्पायरेंट है, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम जो है एसएससी सीजीएल का जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि एसएससी सीजीएल जो है वो क्या होता है, राइट। तो एसएससी एक कमीशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। मतलब एसएससी एक जैसे अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं तो बोर्ड एक कमीशन, मतलब बोर्ड होता है जो एग्ज़ाम लेता है। तो उसी तरह से जो है एसएससी एक कमीशन है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो एसएससी सीजीएल जो है, सीजीएल के लिए एक वैकेंसी आता है, राइट। तो सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो यानी कि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लिए हैं या ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से या साइंस से है। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद जो है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का क्या रहता है कि एज लिमिट इसमें क्या है। तो एज लिमिट जो है इसका, एज लिमिट जो है वो है मिनिमम एज मिनिमम आप बोल सकते हैं यहाँ पर 18 और मैक्सिमम जो है 32 है। लेकिन इसमें 32 मैक्सिमम है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पोस्ट के लिए 32 है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए जो है 32 वर्ष नहीं भी होता है। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज का वेरिएशन है। तो एक दिन जो है इस एज वेरिएशन पर जो है हम बात करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि मैक्सिमम जो है 32 हो सकता है और मिनिमम एज लिमिट जो है वो है 18। अगर आप 18 वर्ष के हैं और ग्रेजुएट हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमने क्वालिफ़िकेशन की बात कर लिया क्या कि क्वालिफ़िकेशन जो है, क्वालिफ़िकेशन किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। जो भी एस्पायरेंट जो तैयारी करते हैं वो किसी भी स्ट्रीम से जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी जा कर के जो है आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम की हम पैटर्न की अगर बात करें तो जिस तरह से पहले एग्ज़ाम हो रहा था तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है कि टियर 3 का जो एग्ज़ाम हो रहा था डिस्क्रिप्टिव, उसको हटा दिया गया। डिस्क्रिप्टिव मतलब जब आपका टियर 1 टियर 2 कंप्लीट हो जाता था फिर टियर 3 का एग्ज़ाम होता था, वो भी जो है टियर 3 का एग्ज़ाम भी मतलब वो ख़त्म कर दिया गया है और उसके लिए एक नए सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब सिलेबस तो वही है, उसमें कुछ पार्ट्स को मतलब इंक्लूड किया गया है और एक नए पैटर्न को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है स्टूडेंट एस्पिरेंट के सामने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टियर 1 की। बहुत लोग इसको टायर 1 बोलते हैं, टियर 1 बात बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले है मैथमेटिक्स। जो आपका टियर 1 यानी कि प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का आता है, तो 50 मार्क्स का। रीजनिंग कितने मार्क्स का आएगा, तो 50 मार्क्स का। इंग्लिश जो है वो कितने मार्क्स का आएगा, तो वो भी 50 मार्क्स का। जीके एंड जीएस ये कितने मार्क्स का आएगा, तो ये भी 50 मार्क्स का। कुल मिलाकर जो है प्री कितने मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स का। और इसमें प्री जो है सिर्फ इस बार से क्वालिफाइंग कर दिया गया है। नेक्स्ट पहले जो होता था उसमें प्री के मार्क्स भी और मेंस के मार्क्स दोनों और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स तीनों मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया वो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है टियर 1 वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। यानी कि इसको सिर्फ आपको जितना कट ऑफ बन रहा है उस कट ऑफ को सिर्फ क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर अगर हो जाएगा तो आप समझिए कि आप जो है टियर 2 का एग्ज़ाम देने के लिए जो है आप अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर कट ऑफ आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है नेगेटिव मार्क्स है वो है 0.5 यानी कि 1/2 यानी कि हाफ जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है फ्री में। लेकिन वही बात करें हम टियर 1 यानी कि मेंस में, आप टियर 1 को आप प्री बोल सकते हैं, टियर 2 को मेंस बोल सकते हैं, राइट। तो प्री में जो है 0.5 मार्क्स का जो है वो क्या है, वो निगेटिव मार्किंग है और आप इसको बोल सकते हैं 1/2, राइट। इसके अलावा जो टियर 1 यानी कि मेंस है,
मेंस में जैसे पहले क्या होता था कि दो ही पेपर लिया जाता था पहले, 200 मार्क्स का, एक इंग्लिश का और एक मैथ्स का। लेकिन इस बार से इंट्रोड्यूस क्या किया गया है कि जो टियर 2 है उसमें जीएस को इंट्रोड्यूस किया है, जो है जीएस को इसमें लाया है। इसका एक ही मकसद है कि किसी भी एस्पायरेंट को दो सब्जेक्ट के बदौलत किसी भी गवर्नमेंट जॉब को नहीं दिया जाए, क्योंकि आसानी से जो है पहले लोग इसको क्लियर कर लेते थे, क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग मैथ और इंग्लिश जिसका मजबूत रहता था या स्ट्रांग रहता था वो आसानी से जो एग्ज़ाम को निकाले। क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस करने का मतलब सीधा सा है कि स्टूडेंट को सभी चीज़ का पकड़ होना चाहिए, तभी जा करके जो है आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, टियर 2 में पेपर 1। अब देखिए इसका पैटर्न ही समझने में बहुत को जो है दिक्कत हो जाता है। तो देखिएगा पेपर 1 में भी ये यहाँ पर दिया है सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल दिया गया है। इसमें क्या होता है, जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है वो टियर 2 या टियर 1 कुछ भी है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ जैसे भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर पेन पेपर से नहीं होता है। ये जो है आप कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर आप जो है वहाँ पर मतलब सिस्टम पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, राइट। तो सेक्शन 1 जब ये आप कंप्लीट करेंगे तब आपको सेक्शन 2 किया जाएगा, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हम सेक्शन 1 को नहीं करके 2 को कर लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सेक्शन 1 को आपको करना ही होगा। जब तक सेक्शन 1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेक्शन 2 आएगा ही नहीं। तो सेक्शन 1 में क्या होगा, मॉड्यूल 1, यानी कि सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में सिर्फ मैथ्स। देखिए इसमें क्या होता है ना कि मैथ्स नहीं बोला जाता है। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग को बोला जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके अलावा आप जो जीके एंड जीएस उसको बोला जाता है जनरल अवेयरनेस। और इसके अलावा आप इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश को बोला जाता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन हमने इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है ना, राइट। तो रीजनिंग भी इसमें जो है मॉड्यूल 2 में दिया गया है। तो सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट कौन कौन, मॉड्यूल 1 में मैथ, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग। और वो दोनों कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 30 क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स का, यानी कि 90 मार्क्स का मैथ और 90 मार्क्स का रीजनिंग। इस दोनों को मिला करके जो है आपको सिर्फ 1 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 90 यानी कि 180 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, और 1 घंटा का मात्र समय दिया जाएगा, और उसमें 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। जो इसके अलावा जो काफ़ी कम है, क्योंकि इसके हिसाब से अगर आप देखें तो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करना काफ़ी मतलब उतना इजी नहीं होता है। तो इसका जो है अभी लेवल भी थोड़ा बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले जिस तरह का लेवल था उस तरह से लेवल नहीं रखा जाता है। लेवल को थोड़ा लेवल में थोड़ा वेरिएशन किया गया है, राइट। सेकेंड है इसमें ये जो है आपका सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल लिया गया है। पहला मॉड्यूल क्या है, वो है आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन इसको बोलते हैं आप। तो इंग्लिश में जो है सिर्फ आपको इस बार से इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि कहने का मतलब मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस जो भी है उस सबसे ज़्यादा जो है किसका वेटेज हो गया है, तो इंग्लिश का। तो इंग्लिश का वेटेज जो है इसमें देखिएगा 45 क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स, यानी कि 135 मार्क्स का जो है आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। और इंग्लिश में भी इंग्लिश का महत्व इतना क्यों दिया गया है, इसका भी रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो जितना भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका काम उतना ज़्यादा, अगर आप किसी जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो उतना काम नहीं आएगा उसमें, लेकिन इंग्लिश का काम हर जगह आएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो है प्रेफर उसमें किया जाता है किसको, इंग्लिश को, राइट। अगर आप मैथ भी पढ़ते हैं तो उसमें वो मैथ सब उसमें काम नहीं आएगा, आपको सिंपल मैथ काम आएगा। लेकिन इंग्लिश अगर आप हाई लेवल का रखेंगे तो आपसे कम्युनिकेशन भी अच्छा हो पाएगा, मतलब हर तरह का काम आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी चीज़ आगे होगा जॉब में जाएंगे आप तो जनरली वो इंग्लिश में ही होगा। तो मॉड्यूल मतलब सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट है, सेक्शन 1 में भी 2 सब्जेक्ट और सेक्शन 2 में भी 2 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश हो गया और एक जीके एंड जीएस जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। जो इंग्लिश है इसमें वो 45 क्वेश्चन रहेंगे और 135 मार्क्स का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा 25 क्वेश्चन रहेगा जीके एंड जीएस का और 3 मार्क्स का, यानी कि 75 मार्क्स का रहेगा। और ये हो जाएगा आपका 210 मार्क्स दोनों मिलाकर के, 135 और 75 मिलाकर 210 मार्क्स, और इधर हो गया 180 मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर जो है। और इसके अलावा सेक्शन 3 भी दिया गया है। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में दिया है कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज भी इस बार से कंपलसरी कर दिया गया है, और इसमें सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। अगर आप इसको ये मानते हैं कि इसमें भी अच्छा नंबर लाना है तो ये सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है सिर्फ। और इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स का एक, 60 मार्क्स हो गया पूरा, और इसमें 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकता है, अब वो एग्ज़ाम जब आप देंगे तब पता चलेगा आपको, राइट। इसके अलावा
सेक्शन 3 में ही मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री वाला जो टाइपिंग होता है, टाइपिंग का एक अलग से पहले टेस्ट होता था, लेकिन अब क्या किया है कि इसी में टियर 2 में ही किसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, कंप्यूटर नॉलेज को और डाटा एंट्री टाइपिंग को, जो आपको 2000 की को डिप्रेस करना रहेगा, यानी 2000 की को उसमें दबाना होगा, और वो कितना मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में, राइट। तो इस बार से क्या किया है कि टियर 3 जो होता था पहले डिस्क्रिप्टिव, इसके अलावा फिर होता था टियर 4, उसमें टियर 4 नहीं, मतलब उसमें आपको डाटा एंट्री टाइपिंग का टेस्ट लिया जाता था, तो वो सब इस बार टियर 2 में ही कर दिया है। इसके बाद जो है आपका सिर्फ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब जब हो जाएगा, जब आप टियर 1 और टियर 2 क्लियर कर लेंगे, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ पोस्ट के लिए जो है फिजिकल टेस्ट भी मांगा जाएगा, और कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं भी मांगा जा सकता है। और अगर फिजिकल टेस्ट होगा भी तो नॉर्मल होगा, बहुत ही उसमें वो चढ़ा बढ़ा के जो है पोस्ट, मतलब वो चढ़ा बढ़ा करके आपको नहीं दिखाया जाएगा कि अगर आप कुछ है भी नहीं तब पर भी आपको फेल कर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल टेस्ट होगा, ये चीज़ मान करके चलिएगा। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा कि अगर आप ये देखें, इसमें देखिए तो सबसे वेटेज इंग्लिश का है, तो इंग्लिश अगर इसमें अगर अच्छा पकड़ है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल सब सब्जेक्ट को आपको लेकर के चलना होगा, एक सब्जेक्ट को लेकर के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस बात की जो है पूरा ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है इसमें हमने डिस्कस किया, कई लोगों को ये समझ में भी आया होगा और कई लोगों को ये समझ में नहीं भी आया होगा, क्योंकि देखिए इसमें इस तरह से ही इंट्रोड्यूस किया है, इस तरह से बनाए हैं टियर 2 को, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन हमने अच्छे तरीके से जो है इसमें बताने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम बता देते हैं, यहाँ पर मॉड्यूल ये सेक्शन 1 में 180 मार्क्स और इधर 210 मार्क्स, दोनों को हमने मिला दिया, तो ये कितना हो गया, दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिलाकर 390 मार्क्स। इसी पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट इसी पर जो है आपका बनेगा। ये जो है सिर्फ दोनों क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्क जो है 1/3 है, यानी कि अगर आप गलती करते हैं तो इसमें मार्क्स कितना कटेगा, 1/3 मार्क्स जो है कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन गलती किए तो आपका उसमें से 1 मार्क्स कट जाएगा, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स उसमें से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें भी नेगेटिव मार्क्स किया गया है, और सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे। ये सेक्शन 3 जो है क्वालिफाइंग है, और ये हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर आप देखिए इसमें 2 पेपर और दिया गया है, पेपर अब इसमें 2 पेपर और दिया गया है। पहला सा पेपर जो है इसमें पहला पेपर है कंपलसरी सभी के लिए, और दूसरा जो पेपर है वो जेएसओ के लिए है। जेएसओ के लिए सिर्फ एक पेपर आएगा, उसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए आएगा स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर आएगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा पेपर 3 जो है, पेपर 3 उसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन होगा, और वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का ये भी होगा और 200 मार्क्स का ये भी होगा। ये भी आपको अगर जेएसओ में अगर आपको जाना है तो एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स का, और अगर आपको डबल में जाना है, डबल पोस्ट होता है, डबल एओ एक पोस्ट होता है, अगर उसमें आपको जाना है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो उसमें अगर आपको जाना है तो इसके लिए आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर देना होगा। अगर आप इस पेपर को क्लियर करते हैं तब आप जो है डबल एओ बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते हैं। नहीं तो अगर आपका तीनों मेरिट लिस्ट में तीनों क्लियर है, यानी कि पेपर 1 भी क्लियर है, पेपर 2 भी क्लियर है और पेपर 3 भी क्लियर है, तो आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपको कंपलसरी पेपर 1 को करना ही पड़ेगा, विदाउट पेपर 1 को किया आप पेपर 2 को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर आप स्किप वाला सिस्टम ढूंढते हैं कि पहले वाला सिस्टम की ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको हम पहले इंग्लिश को निपटा देते हैं, पहले इसको निपटा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले सेक्शन 1 को कंप्लीट करना होगा, मैथ और रीजनिंग को। अगर आप मैथ हो सकता है तो मैथ कर लीजिए, नहीं तो रीजनिंग कर लीजिए। फिर सेक्शन 2 में हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर इंग्लिश करेंगे, फिर यहाँ पर जीके जीएस करेंगे। तो सेक्शन आप एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन नहीं जा सकते हैं, पहले एक सेक्शन को कंप्लीट करना होगा, तो नेक्स्ट सेक्शन में तब आप एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या बता रही है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन इसमें कम से कम किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए,
चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो। इसके अलावा फिर एज लिमिट है, मिनिमम है 18 वर्ष और मैक्सिमम है इसमें 32 वर्ष। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें एज का वेरिएशन हो सकता है। फिर इसमें क्या है कि हमने क्या बताया अभी जस्ट कि इसमें 2 ही टीयर का एग्जाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2। इसको बहुत लोग टायर बोलता है, राइट। तो टीयर आप बोल सकते हैं। यहाँ पर टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टीयर 2 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, यानी कि टीयर 1 प्री बोल सकते हैं आप, टीयर 2 को मेंस बोल सकते हैं। हमने दोनों चीज़ इसमें डिस्कस किया है कि कितना मार्क्स इसमें निगेटिव है, कितना मार्क्स उसमें निगेटिव है। तो टीयर 1 में जो है 0.5 मार्क्स निगेटिव है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे। सेक्शन 3 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, राइट। तो सिलेबस जो है उसी तरह का होगा जो पहले सिलेबस था, सेम उसी तरह का सिलेबस है। उसमें सिर्फ कुछ वेरिएशन किया गया है, उसमें कुछ वेरिएशन किया गया। वो वेरिएशन क्या किया गया अभी बताते हैं, राइट। जैसे मैथ का पहले एक होता था पहले अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक में जो पहले था जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, एज प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन होता था, बोट एंड स्ट्रीम, वही क्वेश्चन सब रहेगा उसमें जनरली। किस में? वो अर्थमेटिक में। उसमें एक नंबर सिस्टम भी ऐड कर दिया है, वही रहेगा। फिर एडवांस में ट्रिगोनोमेट्री होगा, फिर उसमें अलजेब्रा होगा, फिर उसमें ज्योमेट्री होगा। तो वही सब रहेगा, सिर्फ इसमें 2 चीज़ ऐड किया गया है। एक ऐड किया गया है स्टैटिस्टिक्स और एक ऐड किया गया उसमें प्रोबेबिलिटी। तो ये 2 चैप्टर को ऐड किया गया है। इसके अलावा फिर इंग्लिश में भी वही सिलेबस है और जितने भी जीके जीएस जो भी आपका जो सब्जेक्ट है सब में वही सिलेबस रखा गया है। थोड़ा हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप हो क्योंकि कंपटीशन लेवल थोड़ा टफ है, तो इसलिए बाकी वही चीज़ पूछा जाएगा। जितना कम समय मिलता है उसी कम समय में जो है अच्छा परफॉर्म करना होता है, राइट। तो अब इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको किस विभाग में जो है इसमें मतलब किस विभाग में आपको जॉब मिल सकता है, मतलब किस विभाग में आपको एलोकेट किया जाएगा, है ना। विभाग यानी कि डिपार्टमेंट। तो किस विभाग में जॉब मिलेगा, राइट। तो देखिए इसमें डिफरेंट बहुत सारे विभाग है। जैसे हो गया, जैसे आप इनकम टैक्स विभाग में जा सकते हैं, मतलब इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया। इसके अलावा सीबीआई में जा सकते हैं, ईडी में जा सकते हैं, यानी कि अलग अलग विभाग है। और ये केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, यानी कि आप जब जॉब करेंगे इसमें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपको इसका सैलरी या जो भी चीज़ बोला जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ आएगा। तो ये जॉब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है इसका वो रिक्रूटमेंट निकलता है, राइट। और इसी से जो आपको अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो सैलरी होती है तो सैलरी में वेरिएशन हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें इंक्लूड किया जाता है। डीए इंक्लूड किया जाता है, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। इसके अलावा कई सारे भत्ता जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आप मानकर चल सकते हैं कि मिनिमम कम से कम अगर होगा, कितना कम से कम हो सकता है तो 50,000 और मैक्सिमम जो है इसमें मैक्सिमम अगर जा सकते हैं तो 80 प्लस होगा, 80 प्लस। तो सैलरी मिनिमम कम से कम जो है वो वेरिएशन करता है, मतलब कभी जो है हो सकता है कि 60 भी चला जाए, लेकिन मिनिमम हम मानकर चलते हैं कि 50,000 और मैक्सिमम जो है वो है 80,000 प्लस। और सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलता है एसएससी में वो होता है AA का पोस्ट। AA जो भी कॉमर्स वगैरह से स्ट्रीम से जो आप मतलब ग्रेजुएशन करते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक अकाउंट एंड फाइनेंस का पेपर होता है। उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी इसमें वैल्यू ऐड होता है। और लगभग इसका जो सैलरी होता है AA का वो 75 प्लस होता है, यानी कि कई बार 80 प्लस भी होता है। तो और इसके अलावा भी कई सारे इनकम इसके होते हैं। तो AA जो है गेजेटेड पोस्ट है और ये इसका जो अथॉरिटी है, यानी कि ये साइन करने का जो है इसका अथॉरिटी रहता है, इसका अधिकार जो है वो है साइन करने का, सिग्नेचर, किसी भी चीज़ पे सिग्नेचर करने का।
तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ तक जो है एसएससी का जो सबसे किफ़ायती जो जॉब है वो है आपका डबल ए। इसके अलावा भी कई सारे हैं, सब अलग अलग अपना आप सबका रुतबा है, राइट। तो इसमें डबल ए में क्या होता है कि अगर आपको सैलरी के मामले में सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है सैलरी किस में दिया जाता है, डबल ए के पोस्ट में, और इसका बहुत नॉर्मल से काम होता है, राइट। इसके अलावा क्या है ना कि इनकम टैक्स का भी काफ़ी जलवा होता है, एक्साइज का, सबका अलग अलग अपना है, लेकिन इसमें डबल ए का कुछ अलग है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको एसएससी के बारे में एक साधारण सा आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल जानकारी आपको ओवरऑल हो गया होगा, राइट। और इतना डीप में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप बोलेंगे सिलेबस इसमें कहाँ बताएं, तो सिलेबस अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस एक एक करके बताना पड़ेगा। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को बता दें, राइट। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपका इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।